हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम। जितने भी नियम हैं, जैसे 5 नियम होते हैं रासायनिक संयोग के, सभी नियम को हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। पहला नियम जो होता है रासायनिक संयोग का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसकी मीनिंग ये हो रही है कि जो मास रहेगा रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक क्रिया होने के बाद मास क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी इसको बोला जाता है। तो नियम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक संयोग होता क्या है। रासायनिक संयोग का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में, क्रियाकारक को अभिकारक भी बोला जाता है। दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जरूरी है कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो। तो पहला नियम हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो नियम है इसको किसने दिया था, तो इसके बारे में देखते हैं। इस नियम का जो प्रतिपादन है वो फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, नाम इसका है ना, बुक में हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से दिया होता है। एंटोनी लेवोजियर इसका नाम है, और ये कब दिया था, 1789 1789 में। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि रासायनिक क्रिया करने के पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसी भी जो द्रव्यमान जो रहेंगे, जो भी पदार्थ यूज होंगे, उनका जो द्रव्यमान है वो निश्चित रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्रियाकारक का जो द्रव्यमान था वो 5 ग्राम था। ठीक है, दूसरे का था कितना ग्राम, 25 ग्राम था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल 30 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया से जो क्रियाफल बनेगा उसका भी जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा कितना आएगा, 30 ग्राम ही आएगा। ठीक है, कि इसमें क्या है, कुछ भी मतलब लॉसेस नहीं रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इस नियम को बोला जाता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक है, और ये जो नियम है, पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नियम बता क्या रहा है। ठीक है, तो नियम पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि नियम किसके बारे में है। तो नियम जो है, नाम से ही है, नियम के बारे में अगर हम बात करें तो नियम जो है हमारा द्रव्यमान के बारे में है। ठीक है, कि किसी भी क्रियाकारक और क्रियाफल, क्रियाकारक मतलब जिसको अभिकारक भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्रिया करने से पहले का पदार्थ को हम क्रियाकारक या अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो नियम रहेगा ये हमेशा किसके बारे में बताएगा, ये क्रियाकारक और क्रियाफल के बारे में ही ये नियम दिया गया है। ठीक है, तो इस नियम की जो परिभाषा यहाँ लिखी गई है, ठीक है, सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्रियाओं में भाग लेने वाले जो पदार्थ रहेंगे उनका जो द्रव्यमान है और बनने वाले पदार्थों के द्रव्यमान के कुल, मतलब सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि अब जरूरी नहीं कि रासायनिक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर जल लिया, ठीक है, जल जो है वो H2O जो है द्रव अवस्था में आपने ले लिया। ठीक है, अब ये जो है इसको आपने क्या कर दिए, कूलिंग कर दिए, ठंडा कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो जल को जब हम इसको मापेंगे, इसका जो जितनी भी मात्रा है, मान लेते हैं इसकी जो मात्रा है 5 ग्राम थी। ठीक है, तो बर्फ़ बनने के बाद इसकी मात्रा क्या रहेगी, 5 ग्राम। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि रासायनिक परिवर्तन हो, जब भौतिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी रसायन शास्त्र में हम अध्ययन करेंगे तो भौतिक परिवर्तन का मतलब कि कोई भी जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगा या उसका जो भौतिक जो गुण है उसके परिवर्तित हो जाएंगे तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, या इसका उल्टा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि किसी बर्फ़ को ले सकते हैं कि बर्फ़, मान लो आपके पास 10 ग्राम बर्फ़ है। ठीक है, 10 ग्राम आपके पास बर्फ़ है। ठीक है, इसको आपने पहले मेज़रमेंट कर लिया, माप लिया। अब इसको क्या कर रहे हो आप, इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, ऊष्मा दे रहे हो इसको। ठीक है, तो ऊष्मा पाकर ये बर्फ़ क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो पानी बनने के बाद भी इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्य मतलब द्रव्यमान का मतलब तो आपको पता ही होगा, द्रव्य की मात्रा। ठीक है, तो द्रव्य की जो मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी, पानी बनने के बाद भी 10 ग्राम ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक प्रक्रम हो या भौतिक प्रक्रम हो, सभी में क्रिया करने के पहले और क्रिया करने के बाद जो द्रव्य की जो मात्रा रहेगी वो निश्चित रहेगी। ठीक है, समान रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर ये बाएँ पक्ष में हम क्रियाकारक लें, जिसको अब अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, और दाएँ पक्ष में क्या बनेगा, क्रियाफल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। काफ़ी सरल नियम है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हमेशा आता है। अब
अगर आपको ये नियम ने क्या बोल दिया कि जो द्रव्य की जो मात्रा है, कुल द्रव्यमान जो है, ठीक है, जैसे कि कुल इसलिए बोला गया है क्योंकि हो सकता है कि एक क्रियाकारक हो, उसके साथ में दो क्रिया का दूसरा भी क्रियाकारक हो सकता है कि तीन क्रियाकारक आपस में क्रियाफल बना रहे हो, ठीक है, ये क्रियाफल बना रहे हो, तो हो सकता है कि एक से अधिक क्रियाकारक होते हैं, तो इनको जोड़ देंगे, मतलब जैसे ये मान लो 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया, इस बाएं पक्ष में 6 ग्राम हो गया, तो जो क्रियाफल रहेगा वो भी 6 ग्राम बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जो उनका आप बोल सकते हैं बीजगणितीय योग जो रहेगा उनकी मात्राओं का, ठीक है, वो क्रिया करने के पहले और क्रिया करने के बाद वो हमेशा समान रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर ये बात होती है कि ये दोनों आपस में समान होता है, तो यहाँ पर पदार्थ अपने पास क्या है, लॉस नहीं हो रहा, नष्ट नहीं हो रहा अपना पदार्थ, तो इस आधार पर इसके द्रव्य की अविनाशीता का नियम भी बोला जाता है। जैसे कि ये लाइन यहाँ पर एक लिखी गई है कि इस आधार पर ये जो नियम है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, इसी आधार पे, क्योंकि जो मात्रा है वो निश्चित है। जैसे कि हम एक भौतिक परिवर्तन लेंगे और एक रासायनिक परिवर्तन लेंगे, दो एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके, ठीक है, कि जब किसी पदार्थ को भौतिक अवस्था बदलती है, तो भौतिक अवस्था मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास बर्फ़ है और उससे क्या हो रहा है कि बर्फ़ जो है वो ठोस अवस्था में है, जैसे उसमें ऊष्मा देंगे, ठीक है, ऊष्मा पाकर क्या हो जाएगा, हमारा पदार्थ जो है वो जल में परिवर्तित हो जाएगा, और जल किस अवस्था में है, जल जो है वो द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि बर्फ़ का जितना द्रव्यमान था, ठीक है, उसको माप लेंगे पहले रासायनिक क्रिया होने से पहले, और फिर ऊष्मा देकर उसको जब जल में परिवर्तित हो जाएगा उस टाइम पे उसका द्रव्यमान को मापा जाएगा। तो देखेंगे कि जो द्रव्यमान है उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप घर में एक प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके घरों में फ्रिज हो तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बॉटल में पानी भर सकते हैं और उस बॉटल को पहले माप लेना, ठीक है, पानी भर लेना, पहले पानी भरना है उसको, ठीक है, और पानी को बॉटल सहित माप लेना, क्योंकि बॉटल का तो जो द्रव्यमान है वो तो चेंज होगा नहीं, है ना, हमको पानी से मतलब है, ठीक है। तो ये ऐसा मत करना कि बॉटल को अलग माप लिए और पानी को अलग माप लिए, आपको सिर्फ सीधा सीधा पानी उसमें भर के बॉटल को माप लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको उसको फ्रिज में रख देना है या फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है, 2 दिन तुरंत वो क्या है 2-3 घंटे में अगर मान लो अच्छा फ्रीज़र है तो बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। बर्फ़ बनने के बाद क्या करना है, उसको फिर से उसको बाहर निकालना है, फिर से मापना है। अब ध्यान देना है आपको कि मापते समय ये ध्यान देना है कि उसके बाहर जो है, बॉटल के बाहर तो बर्फ़ जमा नहीं है, उसको हटा लेना है, या फिर बॉटल के बाहर अगर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसको भी क्या करना है, गीले सूखे कपड़े से पोंछ देना है, ठीक है, और फिर मापना है। तो ये सावधानी देखना है आपको। तो आप जब दोनों को मापन करेंगे दोनों कंडीशन में, तो आपको ये मिलेगा कि जो पानी द्रव अवस्था में जो जल था, ठीक है, जो पानी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसका द्रव्यमान, और जब बर्फ़ में अवस्था में जब उसको मापेंगे बॉटल का जो द्रव्यमान रहेगा, है ना, बर्फ़ सहित, वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं हम भौतिक अवस्था बदलती है तो जो पदार्थ का है द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसके बाद दूसरा जो प्रयोग देख रहे हैं हम, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बहुत अंतर है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होंगे, हमेशा भौतिक गुण बदलेंगे, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसका पूरा रासायनिक गुण बदल जाएगा, जैसे उसकी आंतरिक संरचना, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें बदल जाएगी। और इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है वैज्ञानिक लैंडोल्ड ने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, और इस ट्यूब का नाम भी लैंडोल्ड ट्यूब पड़ गया, ठीक है, एच आकार की ट्यूब होती है। उसने क्या किया, एक साइड में NaCl ले लिया, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, NaCl जो है एक्वस कंडीशन में रहेगा, जलीय विलयन, ठीक है, NaCl का जलीय विलयन रहेगा ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में AgNO3 का ये जलीय विलयन है एक्वस, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा AQ लिखना था ब्रैकेट में, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट टाइप का ना, तो नोट्स में आपको ध्यान देना है कि कोई चीज़ें क्या रहती है, कुछ कमी होती है, ठीक है, तो आपको समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कोई भी पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले, तो इसमें हम देख रहे हैं लैंडोल्ड प्रयोग, इसने क्या किया, एक साइड NaCl लिया, तो NaCl जो है यहाँ ये रहेगा हमेशा, इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्मॉल AQ, इसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन रहेगा NaCl का, और ये रहेगा क्योंकि NaCl जो है ठोस अवस्था हो जाएगी अगर NaCl लिखेंगे, तो ये जलीय विलयन में रहेगा, और AgNO3 है, ये भी यहाँ पर भी ब्रैकेट में आपको AQ लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, जलीय है, ठीक है, और यहाँ पर थ्योरी में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैज्ञानिक लैंडोल्ड ने क्या किया, NaCl और AgNO3 दोनों विलयनों को लैंडोल्ड ट्यूब के दोनों भुजाओं में रख दिया उसने, ठीक है, या इधर NaCl है और इस साइड क्या है, AgNO3 है। अब इसको हिला देगा,
ठीक है, बंद कर देंगे उसको। भुजाओं को कॉर्क द्वारा अच्छी तरह से बंद करके ट्यूब को तौल लिए। पहले देखो, रासायनिक क्रिया कराने से पहले तौल लेना है इसको। यहाँ पर NaCl है एक साइड में, ठीक है, एक साइड में क्या है NaCl है, और दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में AgNO3 है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम चित्र में, ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है इसका। तो AgNO3 और NaCl जो है, अब इसको अभी हम मिलाए नहीं है, बिना मिलाए, ठीक है, एक साइड NaCl भर देना है, दूसरे साइड AgNO3 भर देना है। अब इसको किसी भी तराजू से, ठीक है, या तौल से इसको माप लेना है, ठीक है। इसके बाद मापने के बाद जो भी चीज़ आएगी, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो आया 100 ग्राम आया, ठीक है, 100 ग्राम इस टाइप से, ठीक है, तो ये इसको अपन ने नोट करके रख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों विलयनों को अच्छे से मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए क्या है, बीच में ये जो एच आकार की जो ट्यूब है यहाँ पकड़ लेंगे और इसको अच्छे से मतलब ये ऊपर नीचे करके मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होगा, मिलाने के बाद सिंपल सी बात है, आपको पता है, यहाँ पर मैं क्या है थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। AgNO3 और यहाँ मैं नया पेज ले लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या था, यहाँ पर NaCl था, ठीक है, NaCl प्लस क्या है AgNO3, और ये क्या है, दोनों एक्वस हैं, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं एक्वस, कोई दिक्कत नहीं है। तो Na प्लस आयन है, ठीक है, NO3 से यहाँ पर अभिक्रिया कर लेगा और AgCl का अवक्षेप मिलेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारे पास AgCl प्लस NaNO3। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको करते आना चाहिए। ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये धनायन जो है दूसरे वाले ऋणायन से क्रिया करेगा, NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपस में इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो वापस उसी पेज में आ जाते हैं अपन, जो पेज देख रहे थे। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया हमारे पास हो रही है उसमें क्या बन रहा है, अब हमारे पास AgCl का अवक्षेप। देखो ये जो निशान आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये जो निशान है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये नीचे तली पे बैठ जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चिन्ह दर्शाए जाते हैं, जैसे कि S लिखा जाता है सॉलिड के लिए, ठीक है, लिक्विड है तो ठीक है L लिख देते हैं, या फिर एक्वस है तो AQ लिख देते हैं जलीय, ठीक है, और गैस है तो G लिख देते हैं ब्रैकेट में। और ये जो सिंबल है ये वाला, ये सिंबल अवक्षेप के लिए, मतलब जो चीज़ मतलब जिनका भार ज़्यादा रहता है तो तली में जो चीज़ बैठ जाती है उसके लिए ये वाला एरो लगा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ चिन्हों के बारे में बता देता हूँ। और ये वाला जो निशान रहता है ये ऐसी चीज़ों के लिए जो उड़ जाता है, ठीक है, जैसे गैसेस जो होती है वो हमेशा क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। तो इसके लिए ये जो एरो है इसका अपोजिट वाला चिन्ह लग जाएगा, उल्टा चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर अवक्षेप AgCl का प्राप्त हो रहा है और NaNO3 जो है वो जलीय प्रक्रिया में प्राप्त हो रहा है। अब ये जो हमारे पास क्रियाफल बन गए, इस साइड वाले क्या हैं, ये हैं क्रियाकारक, और इस साइड वाले क्या हैं, ये क्रियाफल है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले मेजर कर लिए थे। अब ये जो बन रहा है इसको भी मापन कर लेंगे तौल से, ये भी आएगा 100 ग्राम आएगा, बिल्कुल आएगा 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का जो है कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है द्रव्यमान। तो उपरोक्त अभिक्रिया के पश्चात जो है ट्यूब का पुनः द्रव्यमान हम लोग माप लेंगे और इसके बाद यह पाया जाएगा कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से दोनों प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि द्रव्यमान जो है वो, द्रव्यमान के नियम की पुष्टि हो रही है और द्रव्यमान जो है हमारा संरक्षित रह रहा है। तो आज की क्लास में आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें अपने क्लासमेट जो हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।